हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हेलो एरीन्स। क्या होता है हेलो एरीन्स, इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इसका जनरल क्लासिफिकेशन हम इस चैप्टर की बिगनिंग में कर चुके हैं। आई होप आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी और वहाँ आपको इसका क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना। क्योंकि हम जनरल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार आप उसको देख लीजिए। तो क्या है बताओ, हेलो एरीन्स क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हेलोजन आइटम अटैच होता है तो उसे हम हेलो एरीन्स कहते हैं। ठीक है ना। चलो, इसको कभी कभी एराइल हैलाइड भी कहते हैं, लिख लीजिए। ठीक है ना। क्योंकि इस बेंजीन रिंग को हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ ये X बॉन्डेड होगा। डेट इज X क्या होता है बताओ, हेलोजन आइटम। डेट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन करना टाइम ही वेस्टेड होगा क्योंकि हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। ठीक है ना। चलो, तो जनरल प्रिपरेशन की बात करेंगे और एक बार हम डिटेल में लिख लेते हैं कि इसका प्रिपरेशन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है। फर्स्ट प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे लैब मेथड। और जो लैब मेथड होता है वो किससे होता है, फ्रॉम एनिलीन। और इसको हम नेम रिएक्शन से भी जानते हैं, डेट इज सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है ना। और इसको हम कभी कभी डाइएजोटाइएशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में आती है, कई बार ये बोर्ड में आ चुकी है। दैट इज सैंड मेयर रिएक्शन। और आपको शायद मेरी एक बात याद हो तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि आप एक कॉपी अलग से बना लीजिए जिसमें सारी नेम रिएक्शन को एक साथ आप लिख लीजिए। एक बार आप नोट्स में तो लिखिए, एक बार आप साइड से भी एक छोटी सी कोई कॉपी बना लो जिससे आपको सारी नेम रिएक्शन एक जगह इकट्ठी मिल जाएंगी, जिससे कि आप बोर्ड में जब एग्जाम देने जाओ तो सारी नेम रिएक्शन एक बार में रीड कर लो। ठीक है ना। तो हमारी एक नेक्स्ट नेम रिएक्शन आ चुकी है, डेट इज सैंड मेयर रिएक्शन। वी हम पढ़ेंगे इसका सेकंड, बाय द हैलोजिनेशन। सी पढ़ेंगे सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये एलिफेटिक में भी पढ़ी थी और वहाँ इस रिएक्शन को हम बोरोडीन हुनसडीवर रिएक्शन से पढ़े थे। ठीक है ना। चलो, डी दैट इज फोर्थ, दैट इज गाटरमैन रिएक्शन। देखिए आपको फर्दर एक नेम रिएक्शन मिल चुकी है, दैट इज गाटरमैन रिएक्शन। ठीक है ना। चलो, तो हम हेलो एरीन्स को इन 4 मेथड के थ्रू बनाएंगे और एक एक करके हम सारे मेथड को डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसको देख लीजिए क्योंकि मैं इसको रेस करने वाला हूँ। ठीक है। चलो, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन फ्रॉम एनिलीन और इसको हम लैब मेथड भी कहते हैं। ठीक है ना। चलो, पहला पढ़ रहे हैं फ्रॉम एनिलीन। और एनिलीन का क्या स्ट्रक्चर होता है आपको आता होगा और नहीं आता है तो सीख लीजिए। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। ठीक है। चलो, कैसे बनेगा, जब एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड और HCl के साथ क्या करते हो, ट्रीट करते हो,
कितने टेम्परेचर पर बताओ? 273 केल्विन। तो क्या बनता है बताओ? डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? डाईएजोनियम प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे बताओ? एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्लियर? चलो, अब जो हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो फॉर्मेशन हुआ है, इसकी रिएक्शन हम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हम क्या देखेंगे कि हमें क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन मिल जाएगा। कैसे? ये हमारा डाईएजोनियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, करस्पॉन्डिंग एसिड लेना है। अगर यहाँ Cl है तो HCl लोगे आप, अगर यहाँ Q प्लस ब्रोमाइड है तो HBr लोगे। हमने उसके करस्पॉन्डिंग एसिड लेना है। तो क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, ये N2 निकल जाएगा, तो क्या फॉर्मेशन होगा बताओ? क्लोरीन रह जाएगी प्लस N2। क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेंड मेयर रिएक्शन। ठीक है ना? चलो, सेकंड क्या है जरा देखते हैं। फ्रॉम हैलोजिनेशन, बताओ हैलोजिनेशन क्या मतलब हुआ? बताओ, हमने बोला था एशन, जिसके लास्ट में आएगा सफिक्स में अगर एशन आता है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, तो उसका मीनिंग होता है एडिशन, डेट इज हैलोजन का ऐड होना। ठीक है ना? चलो, तो हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग ले लेंगे, डेट इज बेंजीन, और यहां कोई भी हैलोजन ग्रुप लेंगे, डेट इज Cl2 Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, डेट इज AlCl3। अब देखो यहां भी आप ध्यान दें, जो हैलोजन लेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग ही लुईस एसिड लेना है। ऐसा ना करें आपने यहाँ क्लोरीन ले लिया और यहाँ AlBr3 ले लिया, नहीं, ऐसा काम नहीं होगा। सेम हैलोजन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है ना? और लुईस एसिड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। और लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं, ये हम सब डिटेल में पढ़ते हैं क्लास 11, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। बार बार कहूँगा, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं पढ़ा है तो आप क्लास 11 की केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो देख लें। ठीक है ना? चलो, तो क्या होगा बताओ? यहाँ क्या होगा कि यहाँ H और ये Cl केमिकल लब होगा, HCl एलिमिनेट हो जाएगा, और बताओ ये क्या बन जाएगी? क्लोरोबेंजीन। नाम लिख लो भाई, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। क्लियर है ना? इसका भी नाम क्या होगा? चलो लिख देता हूं, वैसे तो यही होगा, समझदार हैं आप। क्लियर? तो एक बार आप इसको क्या कर लो, देख लीजिए। और नेक्स्ट देखते हैं, और थर्ड पढ़ेंगे हम सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। थर्ड कौन सी पढ़ेंगे हम? सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। बताओ एरोमेटिक एसिड कौन सा होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ग्रुप होना चाहिए। बताओ एलिफेटिक कौन सा होगा? कि जब एल्काइल ग्रुप के साथ COOH हो। क्लियर है ना? चलो, तो बताओ बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होना चाहिए? बताओ COOH। अब बताओ सॉरी, मुझे इसका एसिड का सिल्वर सॉल्ट चाहिए, तो सॉल्ट बनाने के लिए क्या करना होगा? H को एलिमिनेट करना पड़ेगा। किससे? सिल्वर से।
और इसकी रिएक्शन हम कैसे करें बताओ, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए स्टूडेंट, जिस तरीके से हमने एलिफेटिक में कराया सेम वही है, केवल यहां एल्काइल ग्रुप की जगह क्या है बताओ, बेंजीन रिंग है। क्या होगा बताओ, CO2 निकलेगा, क्लियर है ना, AgBr आ जाएगा और ब्रोमीन यहां ऐड हो जाएगा। क्या क्या बनेगा जरा ध्यान से देखो, यहां तो Br आ जाएगा प्लस CO2 गैस निकलेगी प्लस AgBr, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर, चलो और नेक्स्ट और जो लास्ट है हमारी, दैट इज बताओ क्या थी, गाटरमैन रिएक्शन। एक्चुअली जो गाटरमैन रिएक्शन है ये सैंडमेयर रिएक्शन का एक मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है ना, क्या एक मॉडिफाइड वर्जन है। और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जरा एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम इससे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखिए, हम डायरेक्टली जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, हालांकि ये आपको याद करना आसान होगा, सैंडमेयर रिएक्शन का सेकंड पार्ट पढ़ा रहा हूं, ऐसे समझ लीजिए। कैसे करते हैं बताओ, क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या ऐसे बोलो कि क्यूप्रस का जो भी हैलाइड होगा डेट इज क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड का करस्पॉन्डिंग हम क्या लेंगे, एसिड लेंगे। दोनों रिएक्शन कराऊंगा, ध्यान से देखें। तो फाइनली क्या होगा बताओ, ये N2 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, और यहां पे क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं कि अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड की जगह क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लो, Cu2Br2, तो आपको यहां HBr एसिड लेना होगा। सिंस सीधा मीनिंग है कि जो आप हैलाइड लोगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपको क्या लेना है, हैलोजन एसिड, ठीक है ना। तो यहां भी क्या होगा बताओ, N2 एलिमिनेट होगा और यहां ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज क्लोरोबेंजीन, दैट इज ब्रोमोबेंजीन। तो स्टूडेंट्स हम यहां इसका प्रिपरेशन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार आप इसको कॉपी करिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरीन्स। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक पॉइंट है वो आपको आना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूँ कि हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप हेलोएरीन्स की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना आपको क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैं एक बार ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दैट इज हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो फाइनली आंसर तो मैं बता देता हूँ कि जो हेलोएरीन्स होते हैं वो लो रिएक्टिव होते हैं देन द एल्काइल हैलाइड दैट इज हेलोएल्केन्स। अब वो क्यों होते हैं उसको हमने एक्सप्लेन करना है, तो हम हेडिंग डालेंगे लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स। तो फर्स्ट जो रीजन है वो है रेजोनेंस। काय के लिए कि हेलोएरीन्स लो रिएक्टिव क्यों होते हैं, तो उसके लिए पहला जो रेस्पॉन्सिबल रीजन है वो है रेजोनेंस। क्या है, फर्स्ट रीजन है रेजोनेंस। देखिए स्टूडेंट्स, आपने रेजोनेंस को ऑलरेडी जीओसी में पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़ा है तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए। और बल्कि मैं तो यही कहता हूं कि ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले आप जीओसी को अच्छी तरह कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। चलो, तो अगर कोई भी एक हेलोएरीन्स ले लेते हैं, लाइक कोई एक हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया क्लियर। चलो
और क्लोरोबेंजीन लेने से क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। बताओ कौन सा केस बनना है, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केस नंबर सेकंड। तो बताओ क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो फाइनली क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखें। यहां डबल बॉन्ड क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे चुका है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। बताओ जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पर क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये दो बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। ठीक है ना। देखिए मैं सब डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ जीओसी में, तो आप वो जरूर देखिएगा। बताओ डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपको ट्रिक बता रखी है 1 2 3 थर्ड प्लेस पर नेगेटिव चार्ज ले जाइए, और जहां से नेगेटिव चार्ज गया है वहां आप क्या बना दोगे, डबल बॉन्ड। या आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि जैसे ही अगर यह बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है ना। चलो वरना आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, जो आपको मैंने जीओसी में पढ़ाया था। कौन से ट्रिक, कि थर्ड प्लेस पे ले जाइए 1 2 3, देखो आ गया, और जहां से गया नेगेटिव चार्ज वहीं डबल बॉन्ड बना दीजिए। क्लियर, ये थोड़ा रफ हो गया है। फर्दर 1 2 3 देखिए आप इन चारों स्ट्रक्चर से क्या रिजल्ट निकालते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर को तो छोड़ दीजिए, सेकंड थर्ड और फोर्थ कि कार्बन, यहाँ कार्बन ही तो होगा, ये सब वही 6 कॉर्नर्स काय के होते हैं, ये कार्बन के। कार्बन और क्लोरीन के बीच क्या आ चुकी है बताओ, पार्शियली डबल बॉन्ड आ चुकी है। और जब डबल बॉन्ड आती है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बताओ, स्मॉल हो जाती है। क्लियर है ना। अरे हमने पढ़ा है ना बॉन्ड ऑर्डर में, वो भी आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। फर्दर मैं आपको बता देता हूँ, जो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो सिंगल बॉन्ड की होती है, उससे कम डबल और सबसे कम ट्रिपल। जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बताओ, ज़्यादा होगी। पढ़ा है ना हम लोगों ने, कहाँ बताऊँ, यहाँ बता देता हूँ कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। क्या मीनिंग है कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो बताओ कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन चलो यहाँ तो क्लोरीन है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है और एक कार्बन डबल बॉन्ड क्लोरीन है, तो बॉन्ड लेंथ तो यहाँ ज़्यादा है और यहाँ क्या होगी बताओ, कम होगी। जब कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जबकि इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी, जैसे मान लो इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड ही मान लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ही है। भाई हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं ना एलिफेटिक और एरोमेटिक में, डेट इज हेलो एल्केन्स में और हेलो एरीन्स में। तो ये काय का एग्जाम्पल होगा आपका बताओ, हेलो एल्केन्स। जबकि हेलो एरीन्स में पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाती है, किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। जबकि यहाँ तो रेजोनेंस है नहीं, और जब रेजोनेंस नहीं है तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड रहेगी, और जब सिंगल बॉन्ड रहेगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम, और ये बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। भाई जब बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा जब तो कोई एलिमेंट या दूसरा कंपाउंड इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट करेगा या रिएक्शन करेगा। तो सेंस अगर ये बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो कंपाउंड क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। इसीलिए हेलो एरीन्स क्या होते हैं बताओ, क्या होते हैं, लो रिएक्टिव। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर आप क्लोरोबेंजीन
थोड़ा ये पॉइंट भी लिख लीजिए आपको, और CH3CH2 यानी क्लोरोबेंजीन और इथाइल क्लोराइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का? इथाइल क्लोराइड में कार्बन, ये बॉन्ड लेंथ अगर आप देखें और ये बॉन्ड लेंथ देखें तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व है, आप देख सकते हैं। ये तो 1.69 एंगस्ट्रॉन्ग आया और ये जो आई वो 1.82 एंगस्ट्रॉन्ग आई। देखिए ये बॉन्ड भी कार्बन और क्लोरीन के बीच है और ये बॉन्ड भी इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच है। तो आप रिजल्ट निकालें कि जो हेलो एरीन्स है उसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू एलिफेटिक, दैट इज हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम, और ये क्या हो जाएगा? मोर रिएक्टिव होगा। बात समझ में आती है? चलो सेकंड की बात हम कहाँ कर लें? चलो यहीं पे कर लेते हैं। सेकंड जो रीज़न है हेलो एरीन्स का लो रिएक्टिव होने का वो है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है जरा देखो। अगर मैं यहाँ आपको हेलो एरीन्स ले लेता हूँ, कोई भी ले लेते हैं, चलो क्लोरीन ही ले लो, और यहाँ एक आप मिथाइल क्लोराइड ले लो। चेक करो, आप एक काम करिए, यहाँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही बना, आप मुझे इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करके बताओ यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। 1 2 3, 3 सिग्मा है ना, और 3 का मतलब क्या होता है? sp2। अब यहाँ इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, बताओ 3 हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 और चौथा ये है, सॉरी चौथी क्लोरीन है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड आ गई, और 4 सिग्मा बॉन्ड होने से बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। क्लियर है ना? बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ना। हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी है, क्या? कि En ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द S परसेंटेज। देखिए बहुत ध्यान से समझ लो जरा, एक काम करो, इसको और ओपनली स्ट्रक्चर बनाऊं, आपको अच्छा समझ में आएगा। वही है, बस थोड़ा सा मैंने ओपन स्ट्रक्चर बना दिया है आपको और अच्छा समझाने में। बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था? sp3। अब मुझे एक बात बताइए, ये कार्बन और ये कार्बन है तो दोनों ही कार्बन, और दोनों कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होनी चाहिए थी? सेम, बट चेंज हो चुकी है। क्यों बताओ? यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ कौन सा है? sp3। और sp3 होने से बताओ इसमें s करेक्टर कितना आया? 25%। क्लियर? आप यहां देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से यहां s करेक्टर कितना आया बताओ? 33.33%। चेक करते रहे। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब इसका s करेक्टर कम है और इसका s करेक्टर क्या है? बहुत ज्यादा है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि En ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द s करेक्टर। ठीक है ना? ये हम जानते हैं, कहां पढ़े हम? केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है ना? चलो, तो S करेक्टर क्लोरोबेंजीन में ज्यादा होने की वजह से बताओ इसका कार्बन क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बताओ क्लोरीन और कार्बन के बीच जो पोलैरिटी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर आप यहां देखें कि यहां S करेक्टर क्या होगा बताओ? कम होगा, और क्लोरीन का तो कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट था। तो जब इसका S करेक्टर कम होगा तो दोनों के बीच जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर है ना? आप दूसरे वर्ड में ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है। पोलैरिटी का मतलब क्या है? कि दोनों एटम के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। क्लियर बात है? अब बताओ यहाँ तो कार्बन की En ज़्यादा है और यहाँ कार्बन की En दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? कम है। तो यहाँ ज़्यादा है तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आने वाला है? कम आने वाला है।
इसका मतलब इसकी पोलैरिटी क्या होगी, कम होगी। और बताओ इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, बताओ ऑलरेडी कम है, तो क्या होगी बताओ, यहाँ क्लोरीन और इस कार्बन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है ना। चलो चाहो तो इसको एक एग्जाम्पल से मैं ऐसे बताता हूँ। मेरे पास 100 रुपीज़ थे, ठीक है ना, और दो मेरे स्टूडेंट हैं राम और मोहन। अब मोहन के पास 50 रुपीज़ थे और राम के पास 25 रुपीज़ थे। तो राम के और मुझ में जो रुपीज़ का जो डिफरेंस होगा वो 75 रुपीज़ का होगा, और मोहन पे चूँकि 50 रुपीज़ थे और मेरे पे कितने थे 100, तो उसके बीच डिफरेंस कितना होगा 50 का। तो बताओ राम के पास 25 थे, डेट इज़ कम ईएन था, और मैं क्लोरीन था 100 थे। तो बताओ जिसकी लो थी, डेट इज राम के पास 25 थे और मेरे पास 100 थे, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आया बताओ, 75 का। और मोहन के पास 50 रुपीज़ थे और मेरे पास 100 थे, डेट इज़ मैं क्लोरीन। अब बताओ उसके पास अमाउंट क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। वही बात है, कार्बन हेलोएरीन्स में एस करेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए दोनों के बीच ईएन का जो डिफरेंस होगा, डेट इज़ पोलैरिटी जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। आपको मैं एक बात और बताऊं, प्रैक्टिकली है ये भी, कि क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो 1.7 डायप्टर होता है। और अगर आप बात करें किसके अंदर बताओ, मिथाइल क्लोराइड के अंदर, तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट आता है वो 1.94 डायप्टर आता है, ठीक है ना। दैट इज डाइपोल मूवमेंट। क्या है ये चीज, डाइपोल मूवमेंट। और हम लोग जानते हैं कि जिस कंपाउंड का डाइपोल मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा वो कंपाउंड क्या होगा, उतना ज़्यादा पोलर होगा। तो सिंस आप देखें कि हेलो एल्केन्स का डाइपोल मूवमेंट क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू हेलो एरीन्स, इसलिए क्या होगा बताओ, एल्काइल हैलाइड दैट इज हेलो एल्केन्स इज मोर रिएक्टिव देन हेलो एरीन्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट रीजन रेजोनेंस पढ़ा, सेकंड क्या पढ़ा बताओ, हाइब्रिडाइजेशन। एक हल्का सा रीजन और है, उसको भी आप समझ लीजिए, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलो हो चुकी होगी, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, है ना। थर्ड रीजन जो है वो होगा हेलोएरीन्स कैन नॉट फॉर्म, हेलो ये पूरा ऐसे लिख दो, हेलो कैन नॉट फॉर्म फिनाइल कैटाइन। क्या मतलब है कि अगर मान लो कोई भी हेलोएरीन्स है, क्लोरोबेंजीनी है, और ये क्लोराइड आयन अलग होकर यहाँ कैटाइनिक फॉर्म में आ जाए, ये बात पॉसिबल नहीं है। थोड़ा इसको भी आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बना लीजिए, थोड़ा समझाने में आसानी हो जाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो फिनाइल कैटाइन बना, ये स्टेबल नहीं है, दैट इज ये अनस्टेबल है। और जब ये अनस्टेबल होगा तो कोई भी रीजेंट इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दें कि फिनाइल कैटाइन के फॉर्मेशन ना होने से क्या होगा कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। और यही रीज़न है कि हेलोएरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देती। चाहो तो लिख सकते हो
दिस इज रीजन, ये ऐसे लिख दो, ड्यू टू हेलो एरीन्स कैन नॉट फॉर्म फिनाइल कैटाइन, so haloarenes cannot show nucleophilic substitution reaction। अब आपको ये समझना है कि फिनाइल कैटाइन अनस्टेबल क्यों है। बताओ, ये चार्ज है और बहुत पुरानी बात है अपनी तो कि उभरा हुआ चार्ज कैसा होता है, अनस्टेबल। जब भी किसी भी एलिमेंट पर कोई भी चार्ज होगा तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और वो अनस्टेबल, ये जरूरी नहीं है अनस्टेबल ही होगा, शब्दों पे गौर दें, अनस्टेबल जनरली होता है। अब उसको स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर वो रेजोनेंस कर जाता है तो स्टेबल हो जाएगा। तो सेंस या फिनाइल कैटाइन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसी भी तरीके से रेजोनेंस नहीं कर सकता। बताओ, मैंने जीओसी के अंदर आपको रेजोनेंस के 6 केसेस पढ़ाए हैं और ये कोई भी केस में फिट नहीं हो रहा। इसका मतलब फिनाइल कैटाइन रेजोनेंस नहीं कर सकता, और रेजोनेंस नहीं कर सकता तो ये चार्ज एज इट इज रहेगा, और एज इट इज रहेगा तो बताओ ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और जब अनस्टेबल होगा इसका मतलब ये रह ही नहीं सकता। तो क्या इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा। जब न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बात नंबर 2। अब ये जरूरी नहीं है कि क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, या ऐसा कहो कि हेलोएरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर सकते। कर सकते हैं। जितनी क्या एलिफेटिक डेट इज हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे, वहाँ हेलोएरीन्स हार्डली 2 या 3 रिएक्शन ही करेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगी। ठीक है ना। हमने तो वहाँ लाइन से पढ़ी थी, शायद मेरे को ध्यान आ रहा है 12 या 13 केमिकल रिएक्शन थी जहाँ हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एल्केन्स में पढ़ी थी। अब अगर हेलोएरीन्स में अभी मैं केमिकल प्रॉपर्टी लिखूंगा तो हार्डली आपको 3 या 4 ही केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक की होंगी, बाकी कुछ नहीं हो सकती। तो फिर हेलोएरीन्स कौन सी? आगे भी आप, अब इसके बाद हम एल्कोहल चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि जो एलिफेटिक होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, और जो एरोमेटिक होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना। तो रीज़न आप समझ चुके हैं, क्योंकि एरोमेटिक में फिनाइल कैटाइन का बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाता है, और जब अनस्टेबल होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे नहीं रह सकता। अब अनस्टेबल होगा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो एक बार आप इसको भी देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। ठीक है, चलो। हेडिंग डाल लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए स्टूडेंट्स, हर चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। एलिफेटिक कौन सा होगा? जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, और एरोमेटिक कौन से होंगे? जिसमें बेंजीन रिंग हो। तो जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड को स्टडी करेंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ड्यू टू ग्रुप और ड्यू टू रिंग। तो हम यहां फर्स्ट ए पॉइंट डालेंगे, ड्यू टू ग्रुप। क्या मीनिंग है कि जो रिएक्शन ग्रुप के थ्रू होंगी उनको हम यहां स्टडी करेंगे। फर्स्ट होगी इसमें NaOH
सेकंड होगी अमोनिया, थर्ड होगा CuCN, फोर्थ होगी मेटल के साथ करा लेंगे अब सोडियम, फिफ्थ होगी मैग्नीशियम, और एक चाहो तो आप 6 करना चाहो तो लिथियम भी कर ही लो, और 7th हम करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कौन होता है ये? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इसको क्या बोलते हैं हम? एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर? चलो फिर हम सेकंड पढ़ेंगे, बी पार्ट की रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन ड्यू टू रिंग। कि जो रिंग के थ्रू रिएक्शन होंगी वो कौन कौन सी होंगी? तो ये तो देखो कॉमन होंगी, और इन्हीं रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी होती है? जब किसी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन हो। और इलेक्ट्रोफिलिक कौन सी होंगी? जब कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करे। इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं? जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना? चलो तो इसमें कौन कौन सी पढ़ेंगे हम? फर्स्ट पढ़ेंगे हेलोजिनेशन, सेकंड पढ़ेंगे हम बताओ नाइट्रेशन, थर्ड पढ़ेंगे हम सल्फोनेशन, और फोर्थ पढ़ेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी 2 टाइप्स की होंगी, एक एसाइलेशन और एक एल्काइलेशन। एल्काइलेशन और सेकंड पढ़ेंगे हम एसाइलेशन। तो ओवरऑल 7 प्रॉपर्टी हम ड्यू टू ग्रुप के थ्रू पढ़ेंगे, और 4th प्रॉपर्टी हम ड्यू टू रिंग के थ्रू पढ़ेंगे। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब बात करते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज की, और फर्स्ट पढ़ेंगे हम ड्यू टू ग्रुप। आप चाहो तो यहाँ नेम रिएक्शन और बढ़ा लीजिए। अगर आप सोडियम के साथ हेलोएरिन्स की रिएक्शन करते हैं तो उसका नाम फिटिंग रिएक्शन हो जाता है। कौन सी रिएक्शन? फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, चलो तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम NaOH के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे लिखे हुए हैं तो करना थोड़ा आसान हो जाएगा। बताओ, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, आप ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं, और आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे। देखो हालांकि आपको यहाँ देखने में लग रहा होगा ये केमिकल लब और OH आ जाएगा, बट स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हालांकि ये देखो ये तीनों रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम होती हैं, और जबकि पूरी ड्यू टू रिंग वाली सब कैसी थी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम फिनाइल कैटाइन नहीं बना सकते, तो अगर आप इस तरीके से रिएक्शन कर दोगे तो वो गलत मानी जाएगी। तो हम किसी दूसरे मेथड के थ्रू इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे? और यहाँ इसकी कंडीशन भी है, वो भी आप चेक कर लीजिए। 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर हो, तब क्या होगा कि ये देखो इस तरीके से HCl एलिमिनेट होगा। क्या होगा बताओ? -HCl मैंने यहीं पे लिख दिया है, तो क्या अटैच हो जाएगा बताओ? ONA। अब इसका नाम क्या होगा बताओ? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम PHENOX
NOxide, क्या नाम हुआ इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। और फर्दर इसकी रिएक्शन हम जब डाइल्यूट HCl से करते हैं तब क्या होगा बताओ? Na और ये Cl फर्दर निकलेगा और क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। हालांकि इस रिएक्शन को फर्दर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर डिस्कस करेंगे, तब ये रिएक्शन फिनॉल की प्रिपरेशन होगी। और इस रिएक्शन को मैं वहाँ एक नाम से जानूंगा जिसका नाम होगा डॉ प्रोसेस। कौन सा होगा? डॉ प्रोसेस। ठीक है ना? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, और ये भी क्वेश्चन बोर्ड का ही आया हुआ है कि व्हाट डू मीन बाय द डॉ प्रोसेस। तो डॉ प्रोसेस से हम क्या करते हैं बताओ? हेलोएरीन से फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। स्टार लगा दिया मैंने। चलो, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारी, जरा देखें कि जब हेलोएरीन्स की रिएक्शन हम कैसे कराएं बताओ? अमोनिया से। और अमोनिया को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं S.NS2। तो बताओ ये क्या निकलेगा और क्या बन जाएगी आपके सामने? एनिलीन। क्या बना ये बताओ? एनिलीन प्लस HCl। थर्ड देखें, जब बेंजीन की रिएक्शन, सॉरी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CuCN, तो क्या निकलेगा बताओ? CuCl निकल जाएगा, डेट इज क्यूप्रस क्लोराइड। और यहां क्या बन जाएगा बताओ? Cn इसके ऊपर ऐड हो जाएगा और ये क्या निकलेगा बताओ? CuCl। इसको हम क्यूप्रस क्लोराइड भी लिख सकते हैं, चाहे आपको Cu2Cl2 लिख लो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेट इज साइनोवेंजीन। साइनोवेंजीन। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, सोडियम और मैग्नीशियम इनको हम आगे करेंगे, थोड़ा लेंदी है, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। चल रफ करता हूं। देखिए थर्ड सोडियम, सॉरी फोर्थ, जिस तरीके से आपने एलिफेटिक के अंदर वुड्स रिएक्शन करी, सिमिलर वे में आप इसको भी करोगे। 2 सोडियम मॉलिक्यूल लोगे प्लस क्लोरीन, और यहां भी आप सोडियम ऑब्लिक ईथर लिख लेना। तो बताओ क्या होगा? 2NaCl निकलेगा और क्या बनेगा? 2 बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से अटैच होंगी और इसको हम बोलते हैं बाइफिनाइल। क्लियर? तो इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं बताओ? फिटिंग रिएक्शन। देखिए एक नेम रिएक्शन और आ गई है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, और नहीं आई है तो आनी भी चाहिए, कि अगर हम एक एरोमेटिक ले लें और एक एलिफेटिक ले लें तब क्या होगा? जैसे एक ClCH3 ले लें, वही होगा, देखो 2NaCl, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी। तो बताओ बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जाएगा अब? CH3 प्लस, देखिए 2NaCl बाई प्रोडक्ट में लिखता नहीं हूं, आप चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2NaCl। बताओ इसको क्या बोलते हैं? टॉलिन। क्या बोलते हैं? टॉलिन। लिख लेते हैं। ठीक है,
अब बताओ तब इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? बताओ आधा काम किसका है? फिटिंग का, और आधा काम किसका है? वुड्स का। तो दोनों का मिला के नाम लिख दिया, डेट इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम लिख दिया इसका? बताओ, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है ना? ध्यान दें कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है कि जब बताओ सोडियम मेटल की रिएक्शन हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स के साथ कराएं तब उस रिएक्शन का नाम क्या होगा? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट है मैग्नीशियम के फिफ्थ रिएक्शन देखेंगे हम कि अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन बताओ किसके साथ करें? मैग्नीशियम के साथ करें, तो क्या होगा बताओ? मैग्नीशियम डाइवेलेंट होता है और क्लोरीन इधर आ जाएगा। बताओ एक के साथ फिनाइल और एक के साथ क्लोरीन, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ग्रिनार्ड रीजेंट वाली बात ही है जो आप हेलो एल्केन्स में पढ़ चुके थे। ठीक है ना? तो एक बार इसको भी कॉपी कर लीजिए, दो रिएक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे भी। आओ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन, दैट इज लिथियम के साथ। जो भी हो आप नंबर ऐड कर लेना। क्लोरोबेंजीन जब रिएक्शन करेगा लिथियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या होगा? हमें 2 मोल ऑफ लिथियम लेना होगा और डेट इज LiCl क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा? डेट इज Li प्लस LiCl। क्लियर? चलो इसका नाम क्या होगा बताओ? फिनाइल लिथियम। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन दैट इज एराइल हैलाइड किससे रिएक्शन करेगा बताओ? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स क्या होते हैं बताओ? एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं बताओ? निसेंट हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं। तो बताओ यहाँ क्या होगा? हमें निसेंट हाइड्रोजन मिलेगा और एक्चुअली मुझे 2 मोल ऑफ निसेंट हाइड्रोजन से अपना वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक के साथ केमिकल लब हो जाएगा डेट इज HCl, और जहाँ जो वैलेंसी फ्री होगी वहाँ क्या हो जाएगा? ऐड हाइड्रोजन। तो बताओ क्या बनेगा? बेंजीन। क्लियर? प्लस HCl। बताओ ये क्या बना? बेंजीन। क्लियर? चलो तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ जाकर अपना ड्यू टू ग्रुप सारी केमिकल रिएक्शन को कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू द रिंग, कि जो रिएक्शन रिंग के थ्रू होंगी वो कौन कौन सी होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने जो ड्यू टू ग्रुप देखा तो वहाँ आपने ये चेक करा होगा कि सारी केमिकल रिएक्शन हेलोजन एटम पर हो रही थी, कोई भी रिएक्शन रिंग पर नहीं हो रही थी। तो बस अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू रिंग। क्लियर? एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलो हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बी पार्ट, रिएक्शन ड्यू टू रिंग। ठीक है ना? और बताओ इन रिएक्शनों को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? चलो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा, हम फर्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर चुके थे कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, शायद आपको भी पता होगा। तो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रोफाइल्स वो स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर कैसा चार्ज हो बताओ? पॉजिटिव चार्ज हो। क्लियर? चलो अब बताओ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा
वो कहाँ जाना पसंद करेगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज पर। कहाँ जाना पसंद करेगा, जहां नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है ना। चलो, तो हम ड्यू टू रिंग की रिएक्शन को पढ़ने से पहले एक बार हम रेजोनेंस को दोबारा कवर करना चाह रहे हैं। क्यों, अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन का समझ गए तो आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो, तो एक बार आप क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। हालांकि हम लोगों ने ये चीज़ सब जीओसी में कवर कर रखा है, फिर भी एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। बताओ कौन सा केस बन गया, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज सेकंड केस। आप लोग ये जो मैं केस बोल रहा हूँ, आप अगर जीओसी का रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर वहाँ आप देखें, जीओसी में आप रेजोनेंस के टॉपिक को अगर सर्च करके देखेंगे तो वहाँ हमने इसको ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। तो जरा आप रेजोनेंस देखें कैसे होगी। बताओ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएंगे। क्लियर। चलो, बताओ क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। चलो, बताओ जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की शिफ्ट होंगे तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और 2 बॉन्ड एज इट इज रह जाएंगी। नेक्स्ट बताओ क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी। यहाँ आप ट्रिक लगा लीजिए, मैंने कहा है जब भी चार्ज हो उसको थर्ड प्लेस पर ले जाइए, 1 2 3, और जहाँ से चार्ज आए वहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको रेजोनेंस ज़रा ज़्यादा डिस्कस करके नहीं पढ़ा सकता क्योंकि हम ऑलरेडी इसको जीओसी में कवर कर चुके हैं। तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप रेजोनेंस का टॉपिक जीओसी में देख लें। यहाँ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्या होगा, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे चार्ज आएगा। फिर क्लियर। चल, तो आप यहां देखें कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो सेंस जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल्स भी कहां पे जाएगा, बताओ, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो इसीलिए जब भी हम क्लोरोबेंजीन की कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल्स कहां ऐड होगा, बताओ, ऑर्थो एंड पैरा। क्लियर है ना। तो इवन देन हम आगे भी जो भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जो भी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे और उन सबकी जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस करेंगे। पहले हम उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और वहाँ जाके हम चेक करेंगे कि नेगेटिव चार्ज कहाँ है, तो हमारा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वहीं सब्स्टिट्यूट करेगा। वैसे मेरे पास इसकी एक ट्रिक है, आप ध्यान से देख लीजिए। वैसे तो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए, अब आपसे नहीं आता है तब आपके लिए ट्रिक है। अगर सिंगल बॉन्ड या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, क्या बोला है मैंने, सिंगल बॉन्ड या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो एंड पैरा होगा। जैसे आप यहां देख रहे हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बताओ सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आएगा, ऑर्थो एंड पैरा। क्यों, ऑर्थो और पैरा पर ही नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है ना। चलो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर है तब होने वाला सब्स्टिट्यूशन मेटा पर होगा। क्लियर है ना। तो ये पॉइंट्स भी आप नोट करके रखिए, आपको ट्रिक्स भी मैंने आपको दे रखी है कि अगर सिंगल बॉन्ड या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए तब इलेक्ट्रोफिलिक का जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पर होगा। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए तो सब्स्टिट्यूशन मेटा पर होगा। ठीक है, ये तो आपकी काम चलने वाली बात है। एक्चुअल जो रीज़न है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है ना। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। चलो, देखिए
और फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज हेलोजिनेशन। बताओ हेलोजिनेशन में क्या होता है, हेलोजन का ऐड होना, ठीक है ना। तो देखिए कि जब कोई भी हेलोएरिन्स किसी भी हेलोजन के साथ रिएक्शन करे, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड FeCl3। तो यहां आप ध्यान दें कि जो आप हेलोजन लोगे उसी के करस्पॉन्डिंग क्या लेना होगा, आपको लुईस एसिड लेना होगा। तो बताओ ये हेलोजन कहाँ ऐड होगा, ऑर्थो एंड पैरा। क्यों, क्योंकि अभी हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था और वहां हमने चेक करा था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है ना। चलो तो क्या होगा, एक बार आप ऑर्थो पर लगा दीजिए और एक बार आप इसको पैरा पर लगा दीजिए। क्लियर, आपको ऑर्थो और पैरा और मेटा पोजीशन तो शायद आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो जस्ट इसके पास वाली ये दो ऑर्थो होती हैं, ये एंड ये, ग्रुप के जस्ट सामने वाली पैरा होती है और बची हुई ये दो मेटा होती हैं, ठीक है ना। चलो इसका नॉमेनक्लेचर कर लें 1,2, तो क्या होगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। सिमिलरली इसका देखें 1, 2, 3, 4, क्या होगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। क्लियर, चलो नेक्स्ट है नाइट्रेशन। तो बताओ नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप का एडिशन होना, ठीक है ना। तो नाइट्रो ग्रुप का कैसे एडिशन होगा आप जरा एक बार देख लीजिए। सेकंड है नाइट्रेशन। क्लियर, तो बताओ नाइट्रेशन जैसे इसके नाम से लग रहा है, दैट इज नाइट्रो ग्रुप का एडिशन होना। क्लियर, चलो तो कैसे करेंगे हम जरा ध्यान से देखो कि जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, अब मैंने आपको शायद रूल पढ़ाए हों और आपने 14th रूल को मेरा डिस्कस करा हो, तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि नाइट्रिक एसिड को ऑलवेज मैंने आपसे बोला था कि HO.NO2 लिखिए। क्या लिखिए, HO.NO2। क्लियर, कैसे, HO.NO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये आपका कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। क्लियर है ना। तो बताओ मैंने आपको रूल सिखाया था कि OH सर्च बाई H। तो अब बताओ मुझे ये क्लोरोबेंजीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्शन है। तो एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा, दोनों पे क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूट करेगा। तो देखो OH सर्च बाई H, ये OH एक बार तो ऑर्थो पोजीशन का H को सर्च करेगा और एक बार पैरा पोजीशन का। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा देखिए, क्लोरो, एक बार NO2 यहां लग जाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पर। क्लियर, चलो इसका नाम दें। तो देखिए एक्चुअली ये क्या है बताओ, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो बताओ इसके ऑर्थो पोजीशन पर कौन है, नाइट्रो। तो हम लिखेंगे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। आप सोच रहे होंगे सर इसमें ऐसा क्यों नहीं बोला, इसमें भी आप कर सकते हैं कि ऑर्थो क्लोरो क्लोरोबेंजीन या पैरा क्लोरो क्लोरोबेंजीन, चाहे आप ऐसे भी दे सकते हैं, दोनों ही आपके नोमेनक्लेचर ठीक माने जाएंगे। सिमिलरली इसमें क्या होगा बताओ, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। एक बात और वो आपके लिए जरा इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट होता है वो माइनर होता है, ठीक है ना, और जो आपका पैरा सब्स्टिट्यूट होता है वो कैसा होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर, तो सिमिलरली बताओ ये भी कैसा होगा, माइनर होता है, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, पैरा सब्स्टिट्यूट। क्लियर, चलो अब हम बात करते हैं, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट 2 केमिकल रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे। हो गया होगा, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है दैट इज सल्फोनेशन।
क्लियर? चलो, तो सल्फोनेशन को भी देखते हैं एक बार। बताओ क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से करें, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ, जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन और एरोमेटिक में करें खास तौर से, है ना, तो वहाँ भी आप सल्फ्यूरिक एसिड को HO.HSO3 लिख लीजिए, HO.HSO3। एक्चुअली हालांकि ये H2SO4 ही होगा, है ना, देखो H2SO4। तो एक्चुअली क्या है ना, ऐसे लिखने से हमारे लिए रिएक्शन थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्या होगा जरा देखें, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लेंगे हम इसको। बताओ कौन कौन सी पोजीशन पर ऐड होगा? एक बार SO3H ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि बताओ क्लोरोबेंजीन हमारा क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्शन ग्रुप है, ठीक है ना। अब यहां आपको नोमेनक्लेचर करना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आई होप आपने हमारी IUPAC की वीडियोस देखी हो, तो वहां हमने एक टेबल्स पढ़ाई है, सीनियरिटी लिस्ट पढ़ाई है। तो उस सीनियरिटी लिस्ट में मैंने आपको पढ़ाया है कि सबसे ऊपर टॉप पर होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उससे नीचे होता है सल्फोनिक ग्रुप। तो अब अगर आप यहां देखें तो सल्फोनिक ग्रुप हमारा क्या है बताओ, सीनियर है, ठीक है ना, तो सफिक्स इसी का ही आना चाहिए। तो बताओ अब जब सीनियर है, एक बार आप ऐसा सोचो कि क्लोरीन लिखा हुआ नहीं है, ऐसे थोड़ी देर के लिए मैं रफ कर देता हूं, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बताओ जब ये ग्रुप होगा तो ग्रुप के जस्ट पास वाली पोजीशन कौन सी होती है? ऑर्थो। तो इसका क्या नेम होगा बताओ? ऑर्थो क्लोरो, क्या होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। माइनर प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखें ऑर्थो वाला हमेशा माइनर होता है, पैरा वाला क्या होता है? मेजर। तो बताओ इसका नाम क्या होगा? बताओ पैरा। देखिए आज सल्फोनिक ग्रुप, अब इसको थोड़ी देर रफ करके देख लीजिए, तो ये क्या हुआ बताओ? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसके जस्ट पैरा पोजीशन पर कौन है? क्लोरो। तो बताओ क्या नाम होगा? पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी है बताओ? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस करा था कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप्स की होती हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एल्काइलेशन। देखिए इसके नाम से ही लग रहा है एल्काइलेशन, दैट इज एल्काइल ग्रुप का ऐड होना, ठीक है ना। चलो तो कैसे बात करेंगे हम, देखो कि जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड दैट इज CH3Cl और इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। देखिए एल्काइल हैलाइड हम ले चुके हैं, और जो हैलाइड लोगे उसी के करस्पॉन्डिंग क्या लोगे आप? लुईस एसिड। क्लियर? तब क्या होगा बताओ? एल्काइलेशन होता है, दैट इज एल्काइल ग्रुप क्या हो जाता है हमारा? ऐड हो जाएगा। तो बताओ कैसे होगा? ये H और ये Cl दैट इज केमिकल लब, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। क्लियर? बताओ इसका नोमेनक्लेचर करें तो क्या नाम होगा? क्या होगा देखो, 1 2, क्या नाम होगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। इसका क्या होगा? 1 2 3 4, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। क्लियर है ना? बस अब इसका एक पार्ट और रह गया है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक बार आप इसको कॉपी करिए। हो गया होगा, चलो
देखिए क्या होगा, हम पढ़ रहे हैं फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन। अब देखिए दैट इज एसाइल ग्रुप का ऐड होना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि एसाइल ग्रुप होता क्या है। दैट इज एसाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है? एसाइल ग्रुप। तो कैसे होगी रिएक्शन, जरा ध्यान से देखो कि जब हम किसी हेलो एरीन्स की रिएक्शन एसीटल क्लोराइड, अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, ये जरूरी नहीं है हम एसीटल क्लोराइड लें, आप और भी कोई एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, बट स्टिल उसके अंदर एसाइल ग्रुप होना चाहिए। तो आपको शायद नजर आ रहा होगा ये ग्रुप हमारा क्या है बताओ? एसाइल ग्रुप। क्लियर? चलो, तो क्या होगा, ये H ये Cl दैट इज केमिकल लव, बट वही बात प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? लुईस एसिड। लुईस एसिड। क्लियर? और वो भी दूसरी बात, जो हैलोजन लोगे उसी के करस्पॉन्डिंग क्या लेना है आपको? लुईस एसिड लेना है। ठीक है ना? तो क्या होगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 और एक बार पैरा पोजीशन पर। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं क्लोरीन को थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूं तो ये कंपाउंड क्या है? इसका नाम होता है एसीटोफिनॉन। क्या नाम होता है? एसीटोफिनॉन। हालांकि हम इसको एल्डिहाइड में डिस्कस करेंगे, बट स्टिल जब कंपाउंड बना है तो उसका आपका नाम आना भी जरूरी है। ठीक है ना? तो इसका जो नेम होता है वो क्या नाम होता है? एसीटोफिनॉन। दैट इज कीटोन है ये, वो हम एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में डिस्कस करेंगे ब्रीफली, बट स्टिल जब कंपाउंड बना है तो उसका नेम आपको आना चाहिए और इसको बोलते हैं हम एसीटोफिनॉन। तो बताओ यहां क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो उसके लिए ऑर्थो पोजीशन पर क्या है बताओ? क्लोरो। तो क्या बोलेंगे? ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो बताओ, अब ये भी तो एसीटोफिनॉन है, बट इसके लिए कौन सा पोजीशन होगा? पैरा। तो यहां लिखेंगे हम पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन। ठीक है ना? तो यहां जाके स्टूडेंट्स हमने सारी एल्काइलेशन, एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट में कवर कर लिया और ओवरऑल हमने हेलो एरीन्स की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया। तो यहाँ से अब हम आगे के चैप्टरों में जब बढ़ेंगे तो आपको एक बात यहाँ से ध्यान रखनी होगी। तो हमने यहाँ जो ड्यू टू रिंग रिएक्शन कराई, दैट इज हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो उसमें आपको ये देखना होगा कि हमने कौन से ग्रुप को ऐड करा। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को देखें दैट इज हेलोजिनेशन, तो उसमें हेलोजन ग्रुप को हमने ऐड कराए, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप को ऐड कराए और सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप को ऐड कराए, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कोई एल्काइल ग्रुप ऐड होगा और जबकि एसाइलेशन में कोई एसाइल ग्रुप ऐड होगा। तो मोस्टली जब भी हम ड्यू टू रिंग रिएक्शन पढ़ेंगे तो ओवरऑल ये 4 रिएक्शन तो होना कंपलसरी है। हालांकि कहीं कहीं इनमें से एक्सेप्शनल होगा कि 1-2 रिएक्शन नहीं होंगी, वो हम उसी दौरान उसको हम डिस्कस करेंगे, बट स्टिल ड्यू टू रिंग में ये रिएक्शन कंपलसरी है और ये आपको आनी भी चाहिए। तो यहाँ जाके हमने सभी केमिकल रिएक्शन को कवर कर लिया। अब मैं यहीं पे अपने लेक्चर को रोकूंगा और यहाँ पे जाके हमने पूरा कंप्लीट चैप्टर को कवर कर लिया, डेट इज हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। हमने हेलो एल्कीन्स को भी कवर कर लिया और हेलो एरीन्स को। ठीक है ना? जब तक आप इन चैप्टरों के अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ और NCERT के प्रीवियस एक्सरसाइज और इंटेक्स एग्जाम्पल वगैरह जो भी हैं उन सबको आप कवर करिए। एक्चुअली होता क्या है, अगर एक बार आपने NCERT को कवर कर लिया तो एक बार अगर आप साइड बुक ना भी करें तब भी आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। हालांकि थोड़े दिनों बाद मैं भी NCERT का सॉल्यूशन को लेके आऊँगा और आपको टोटल NCERT के जो इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनकी भी वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है ना? हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।